सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवाने वाली हूँ, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये बेटा मेरे पास जो पीडीएफ है ये है 2022 और 23 सेशन का, मतलब ये जो लेटेस्ट पीडीएफ है एनसीईआरटी का मेरे पास है। और ये जो टॉपिक है इस पीडीएफ में पेज नंबर 61 पे है, आप देख सकते हो। मोर टू नो में इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड इसके लिए पैराग्राफ जो है बना रखा है। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और सीबीएसई एग्जाम्स में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो है आपको मिल ही जाता है, क्योंकि देखो इन्होंने अलग से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बना रखी है। मोर टू नो में चाहे ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो वेरियस फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। तो देखिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पेज नंबर है वो है 61 फ्रॉम योर एनसीईआरटी लेटेस्ट पीडीएफ। अदरवाइज अभी आपको ये देखकर समझ तो आ ही गया होगा कि अगर आपके पास कोई पुरानी बुक भी है एनसीईआरटी की तो इस तरह से आपको ये टॉपिक जो है मिल जाएगा। मोर टू नो में ये जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ कि आखिरकार ये जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमें लिखा हुआ है, जो एलोट्रॉप्स है उसका मीनिंग क्या है, एलोट्रॉपी क्या है। Allotropy is the property of an element to exist in various forms। जब भी कोई एलिमेंट जो है हमारे पास वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सके उसे कहा जाता है एलोट्रॉपी। अब ये आपको देखो आपके एनसीईआरटी बुक को भी देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायमंड की बात कर रखी है, यहाँ पे ग्रेफाइट की बात कर रखी है, और यहाँ पे बात की जा रही है फुलरीन्स की। तो ये जो देखिए आपको वेरियस स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ही कार्बन्स की फॉर्म है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं आपको ये आपके बिना इस टॉपिक को पढ़े, मान लो अभी तक आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को बड़ी ही एक कॉमन एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। देखो, जैसे आपका पेंसिल रहता है, पेंसिल में जो लेड है वो ग्रेफाइट है, डायमंड मीन्स हीरा। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, पेंसिल का लेड और डायमंड को आपस में, ये दोनों ही कार्बन्स की फॉर्म है और एक दूसरे से कितनी ज़्यादा अलग है। तो मतलब ये जो दोनों फॉर्म्स है ये एक दूसरे की क्या हो गई, एलोट्रॉप्स। अब ये किस एलिमेंट की एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन की। मतलब ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन इज एग्जिस्टिंग लाइक ग्रेफाइट, और कार्बन ही डायमंड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। ग्रेफाइट और डायमंड में देखिए कितना फर्क है। अगर हम लोग उसके अपीयरेंस की ही बात कर रहे हैं, अपीयरेंस को लेकर ही, जो ग्रेफाइट है वो डल है अपीयरेंस में, ग्रे स्टोन पे है, लेकिन जो हमारे पास डायमंड रहता है वो कितना शाइनी है। वो चाहे उसके कटिंग्स की वजह से है, कटिंग्स की वजह से उसमें ब्रिलियंस आती है, लेकिन स्टिल इट इज ट्रांसपेरेंट। वो एक डिफरेंट फॉर्म बन जाती है बिल्कुल ही हमारे पास कार्बन की। पेंसिल का जो लेड है, अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ना वो टूट जाएगा। मतलब जो ग्रेफाइट है दैट इज ब्रिटल बाय नेचर, लेकिन जो डायमंड है इट इज नोन टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो मतलब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज बदल गई ना। एक ही एक एलिमेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख रहा है। इस चीज़ को कहा जाता है एलोट्रॉपी। और इसमें ये जो हम बात कर रहे हैं कार्बन की, ग्रेफाइट फॉर्म की, डायमंड फॉर्म की, ये क्या है, ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। Element carbon occur in different forms in nature with widely varying physical properties। जो physical properties है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, तो इसलिए इस चीज़ को तो ऐसा मतलब कि प्रॉपर्टी कि जिसमें किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, उसे हम लोग बोल देते हैं एलोट्रॉपी। तो यहाँ पे अभी हम लोग वेरियस एलोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिए, जो कार्बन है, कार्बन की 3 मेजर एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन हैज़ 3 मेजर एलोट्रॉप्स। कौन कौन सी हैं ये हमारे पास एलोट्रॉप्स यहाँ पर, एक तो है ग्रेफाइट, देन सेकंड इज डायमंड, एंड देन वी हैव फुलरीन। तो 3 मेजर एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। अभी इन्हीं एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्हीं एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो रखती हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो आपको क्या याद रखना है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, आप लोग बिल्कुल इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हमारे पास यहाँ पे फ्लैट लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स रहती हैं और ये क्या है, इस तरह से फ्लैट लेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं दैट ये एक हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे लिए बन रहा है। इट इज फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक हेक्सागोनल एरे हमारे लिए तैयार हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पे हम लोग एक कार्बन एटम को देखें, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम के सराउंडिंग में और कितने कार्बन एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। इसी तरह से आप लोग कहीं पर भी देखेंगे ना, कहीं भी मैं आपके लिए जो कोई पोर्शन है वो हाईलाइट कर दूं, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम, उसके सराउंडिंग में 1 2 एंड 3। तो मतलब एक एक जो कार्बन एटम है इट इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम्स। लेकिन आप मुझे बताइए कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या है, एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री रह गया। यहाँ पे तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं दैट ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स। जो इसका 4th बॉन्ड है वो वेकेंट है, मतलब वहां पे हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इस तरह देखिए हमारे पास पूरे स्ट्रक्चर में कितने सारे कार्बन एटम्स है विच आर सराउंडेड बाय ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट में हमारे पास अवेलेबिलिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए जो ग्रेफाइट है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और यहां से एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। और आपको आपके आंसर में यही मेंशन करना है दैट इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड विद ओनली 3 कार्बन एटम्स, इज सराउंडेड टू और इट इज जॉइंट टू ओनली 3 कार्बन एटम्स। ये चीज वहां पे मेंशन करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेफाइट है इस तरह से उसमें कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में यहाँ पे मैं आपको 3 लेयर्स शो कर रखी हैं। 3 लेयर्स हैं यहाँ पर हेक्सागोनल लेयर्स, ठीक है, फ्लैट लेयर्स है बिल्कुल। अब इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दीज आर वेरी वीक, आप देख सकते हैं दीज आर होल्ड बाय वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है वैंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो एक लेयर है ग्रेफाइट में वो दूसरी लेयर के साथ ज्वाइंट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है, वीक बॉन्ड्स हैं। उनका नाम क्या है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए क्या है, जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ क्योंकि वीकली अटैच है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है, इस वजह से क्या होता है जब भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर ग्लाइड करती है और उस वजह से जो पेंसिल है उसका मार्क आता है। फोर्सेस वीक है ना, तो जब हम लोग लिखेंगे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं पेंसिल पे, एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर ग्लाइड होती है प्रेशर की वजह से, और उस वजह से क्या होता है जो ग्रेफाइट है वो एक मार्क लीव करता है। और जिस तरह से हम लोग हमारी पेंसिल को चलाते जाते हैं वैसे ही मार्क्स जो है हमें मिलते चले जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि जब हेक्सागन हम लोग बना रहे हैं, हेक्सागन बनाने के वक्त जो कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है,
है। देखिए आप देख सकते हैं ना, ऐसे हेक्सागन बना हुआ है पूरा। तो यहाँ पे ये जो इसके एजेस है, यहाँ पे हम लोग डॉट्स के साथ क्या शो कर रहे हैं, कार्बन। इस टाइम पे ये जो इनमें बॉन्ड्स बनी हुई हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन जब भी एक लेयर का हेक्सागन दूसरी लेयर के साथ जुड़ रहा है, उस टाइम पे ये जो बॉन्ड्स हैं, एक लेयर जब दूसरी लेयर से जुड़ रही है, वहां पे बॉन्ड वीक है। एक लेयर में जब भी हेक्सागन में कार्बन जुड़ रहे हैं, वहां स्ट्रॉन्ग ही है, वहां स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन जब भी एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जुड़ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही होंगी। वो डॉटेड लाइंस आपको क्या शो कर रही हैं, डॉटेड लाइंस यहाँ पे यही शो कर रही हैं कि जब एक लेयर दूसरी लेयर के साथ ज्वाइन हो रही है, उस टाइम पे जो फोर्सेस है वो वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेफाइट का है कंसेप्ट, उसमें आपको यही याद रखने की जरूरत है दैट ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम किन्हीं 3 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट है, जिसकी वजह से एक पूरा हेक्सागोनल एरे जो है वो तैयार हो जाता है। और क्योंकि इसका 4th बॉन्ड जो है वो वेकेंट रह जाता है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी रहती है, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए डायमंड में आपको क्या याद रखना है, आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक कार्बन एटम को देख रहे हैं, उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम्स है, इट इज बॉन्डेड टू 1 2 3 एंड 4। तो मतलब डायमंड का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक कार्बन एटम इज सराउंडेड टू अदर 4 कार्बन एटम्स। ये रहा हमारा कार्बन 1, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। तो एक कार्बन एटम फर्दर 4 ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जितने भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डायमंड के केस में अवेलेबल नहीं है। तो अभी आप मुझे बताइए कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। यस, योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, कि डायमंड अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। यस, वेरी गुड। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड डज नॉट। करना है तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर। और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो 3-dimensional क्यों है, तभी भी आपका आंसर जो है वो इसी तरह से रहेगा, क्योंकि डायमंड में हमारे पास एक कार्बन एटम जो है वो अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ सराउंडेड है। अब ये पॉइंट यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या मेंशन्ड है हमारे पास, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्योर कार्बन पे बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई कर दिया जाए तो उसे डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अब ये है कि डायमंड जो है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, लेकिन हम लोग सिंथेटिक डायमंड्स भी बना सकते हैं। कैसे कि प्योर कार्बन पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई करना है। तो रहता क्या है कि ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं इनका बस साइज ही छोटा होता है, अदरवाइज नेचुरल डायमंड के साथ इनका कोई खास फर्क दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए मैंने आपको डायमंड के बारे में भी बता दिया, आपको ग्रेफाइट के बारे में भी बता दिया। अभी हम लोग इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह से रहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का हमारे पास था हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो था वो प्लेनर था, जबकि जो डायमंड है, डायमंड का हमारे पास रहता है 3D स्ट्रक्चर। डायमंड का क्या रहता है, 3D स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास पता है जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी,
ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और डायमंड में क्या लिखेंगे, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है वो बड़ा सस्ता है, पेंसिल तो 5 रुपए की भी आ जाती है। सो ग्रेफाइट इज चीप वेयर एज डायमंड इज एक्सपेंसिव। और इसका बड़ा ही वो जो हम लोग बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं, ग्रेफाइट में 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड टू अदर 3 कार्बन एटम्स, वेयर एज इन केस ऑफ डायमंड आप क्या मेंशन करेंगे, 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो इस तरह से आप ग्रेफाइट और डायमंड जो है उसके डिफरेंसेस लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये एग्जाम्स के लिए। अभी देखिए आपको ये फुटबॉल सॉकर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है फुलरीन्स। ये क्या है, फुलरीन्स, ये भी कार्बन की ही एक फॉर्म है। तो याद रखेंगे क्या है हमारे पास, जो सबसे पहला फुलरीन आइडेंटिफाई हुआ था उसमें 60 कार्बन्स थे एंड इट इज ऑल्सो नोन एज C60। और इसका पूरा अरेंजमेंट जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा ही चुकी हूँ, एकदम फुटबॉल की तरह रहता है, एकदम सॉकर लाइक। इट इज लाइक अ जियोडेसिक ग्लोब, बिल्कुल ग्लोब की तरह दिखाई देता है, फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, कह लीजिए सॉकर बॉल की तरह दिखाई देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या है, फुलरीन, ये भी कार्बन की ही एक और फॉर्म है। अब ये जो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा इस तरह का कार्बन का एक फॉर्म है, ये किसने यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय बकमिंस्टर फुलर। किसने इसको आइडेंटिफाई किया था, बकमिंस्टर फुलर, और उसी के नाम के पीछे इन्हें फुलरीन कह दिया गया। और ये जो हमें C60 मिला था, C60 को नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन। क्या नाम दे दिया गया इसको, बकमिंस्टर फुलरीन। ही वॉज द यूएस आर्किटेक्ट थे हमारे पास बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने ही इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और उनके नाम पर ही इसे नाम दे दिया गया फुलरीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बकमिंस्टर फुलरीन में कितने कार्बन्स हैं, 60 याद रखेंगे। या इस तरह से क्वेश्चन आता है 60 कार्बन्स वाले फुलरीन का नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन। C60 का नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन। ऐसा कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है जो जियोडेसिक ग्लोब की तरह दिखाई देता है, फुलरीन। ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जो सॉकर बॉल की तरह है, जो फुटबॉल की तरह है, तो भी आंसर क्या रहेगा, फुलरीन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं इस तरह से कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन्स। याद रखेंगे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन के 3 मेजर एलोट्रॉप्स हमने पढ़े, कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कवर कर लिया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ये जो आपको है लेक्चर्स वीक में 3 डेज मिलेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे, सच एज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो वीक में 3 दिन आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अच्छे से आप लोग जो है टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से फ्लो चल रहा है, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर्स आएंगे तो हो सकता है हम लोग वीक में एवरी डे भी कर दें इस चैप्टर को। अगर अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे शेयर्स हम लोगों को मिल रहे हैं, तो ये जो लेक्चर्स आपको वीक में 3 डेज मिल रहे हैं ओनली, तो आपको ये वीक में 6 डेज भी मिल सकते हैं। तो मतलब अभी तो लेक्चर आपको मिलेंगे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। लेकिन अगर बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, उन्होंने अच्छे से शेयर किया, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए कि आपको और लेक्चर्स चाहिए, तो यही लेक्चर्स, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको वीक में 6 डेज भी मिल सकते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आपको मिलेंगे ये सभी के सभी लेक्चर्स। अच्छे से आपको पूरे टॉपिक्स करवाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इन्हें शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। सो इसी तरह बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस चैनल को फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।